नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज एक बार फिर से स्वागत है आपका 9th ज्योग्राफी क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और वो आज का टॉपिक है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि वेदर क्या है। क्योंकि वेदर और क्लाइमेट दो एक ऐसी टर्में हैं जिनको अक्सर लोग गलत यूज़ करते हैं। तो पहले क्लाइमेट को समझने से पहले हम वेदर को समझेंगे। वेदर क्या है। वेदर क्या होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे मान के चलिए सुबह अच्छी धूप निकली है तो हम कहते हैं कि आज सनी वेदर है। हो सकता है थोड़ी देर के बाद क्लाउड्स आ जाएं, तो क्लाउड्स जब आ गए तो हम कहेंगे अब क्लाउडी वेदर हो गया। थोड़ी देर के बाद रेन होना शुरू हो गई तो हम कहेंगे रेनी वेदर हो गया। शाम को फिर से धूप निकल आई, फिर से सन्नी वेदर हो गया। शाम खत्म होते होते बहुत तेज हवाएं चलने लगी तो अब हम कहेंगे भिंडी वेदर हो गया। इसका मतलब एक ही दिन में कितने सारे वेदर हो गए। और हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं वेदर और क्लाइमेट को एक दूसरे के साथ। जब वेदर एक ही दिन में इतने सारे हो सकते हैं तो हम क्लाइमेट और उनको दोनों को एक ऐसे कैसे मान सकते हैं। अगर हम अब वेदर को अगर हमें समझ आ जाए तो फिर हम क्लाइमेट को देखें। तो क्लाइमेट क्या होता है, द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन। वेदर क्या है कि एटमोस्फेरिक कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, जिनमें टेम्परेचर आता है, जिनमें प्रेसिपिटेशन आता है, जिनमें ह्यूमिडिटी आती है। ऐसे और सारी बहुत सारी कंडीशंस उसके रिस्पेक्ट पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कैसी कंडीशंस हैं उसको हम वेदर कहते हैं। और इन वेदर कंडीशंस का अगर हम सम टोटल कर लें दैट बिकम्स अ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है, सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस। और सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस भी हम कहते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको ये भी कहते हैं कि क्लाइमेट जो होता है इट इज अ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस। जब एवरेज वेदर कंडीशन आ गई तो एवरेज कोई पूछेगा कितने सालों की एवरेज, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो क्लाइमेट के लिए कम से कम किसी एरिया का क्लाइमेट बताने के लिए हमें 30 साल की वेदर कंडीशंस लेनी है और उसकी एवरेज निकालना है कि वहां कैसा वेदर है। तो उस हिसाब से उस एरिया का क्लाइमेट डिसाइड होगा। जैसे मान के चलिए अगर आज सुबह बारिश हो गई तो मई जून में भी ठंड हो जाती है। हम तो ये तो नहीं कह सकते कि जून महीने में ठंडा मौसम रहता है, ठंडा क्लाइमेट है, प्लेजेंट कूल क्लाइमेट है। नहीं, वो एक एटमोस्फेरिक कंडीशंस थी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको हम वेदर कहेंगे। वो जून में भी ठंड हो सकती है बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे हमारे एरिया में जून में ठंड तो नहीं होती। वो गर्मी का ही मौसम है तो हम कहेंगे कि जून में यहाँ गर्म मौसम रहता है। तो वो हम कहेंगे हॉट क्लाइमेट, क्योंकि वो एक एवरेज कंडीशन तो गर्म है। किसी दिन ठंडा हो गया उससे वो क्लाइमेट डिसाइड नहीं होगा, उसके लिए हमें एवरेज लेनी पड़ेगी। और एवरेज भी कम से कम कितने सालों की, 30 सालों की। उस हिसाब से वेदर और क्लाइमेट को हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब अगर हम वेदर की डिटेल्ड बात करें तो वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमोसफियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। और ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, क्लाउडीनेस एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ वेदर में आएंगे। जब ये कम्बिनेशन में काम करते हैं and we can say that weather is the combination of temperature, humidity, precipitation, wind, cloudiness and other atmospheric condition at a specific time। जब इनका कम्बिनेशन होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो वो जो कंडीशन बन के आती है उसको हम वेदर कहते हैं। और एक दिन में भी बहुत सारे वेदर हो सकते हैं। जैसे सुबह धूप निकली हुई है तो हम कहेंगे सन्नी वेदर, हवा चल रही है तो विंडी वेदर, क्लाउड्स आ गए तो क्लाउडी वेदर, बारिश हो रही है तो रेनी वेदर। इस तरीके से एक ही दिन में कई वेदर्स हो सकते हैं। वेदर और क्लाइमेट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वेदर मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। अगर सिंपल में बताना हो किसी को कि क्लाइमेट क्या है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, उसको हम क्लाइमेट कह सकते हैं। एंड क्लाइमेट इज द करेक्टरिस्टिक condition of the atmosphere near the earth's surface at a certain place on earth। It refers to the sum total of weather condition and variation over a large area for a long period of time। ये दो बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, over a large area and for a long period of time।
and it is the long weather of that very area which remain at least 30 years. हम दूसरी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हम 30 ईयर्स का वेदर कंडीशन ले रहे हैं, 30 ईयर्स की वेदर कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन ले रहे हैं, दैट बिकम्स द क्लाइमेट फॉर दैट वेरी एरिया. सो क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन. देयर आर सो मैनी फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं? उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है. वन इज़ रिलेटेड टू लोकेशन एंड अदर वन इज़ रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड. अगर हम रिलेटेड टू लोकेशन के हिसाब से देखें, ऐसे फैक्टर जो लोकेशन के हिसाब से क्लाइमेट के ऊपर असर डालते हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें लैटिट्यूड, द हिमालयन माउंटेन्स. अगर भारत की क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो हिमालयन माउंटेन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. रिलीफ फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, altitude and distance from the sea. ये these are the main factors related to location which affects the climate of a place. अगर हम related to air pressure and wind की बात करें तो उनमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरफेस प्रेशर एंड विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोन्स. अब हम इनको डिटेल में एक एक को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम लैटिट्यूड की. तो पहले हम लैटिट्यूड को समझते हैं कि लैटिट्यूड है क्या. लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस है जिसको हम सेंटर ऑफ द अर्थ से मेज़र करते हैं और इक्वेटर से नॉर्थ पे भी और साउथ में भी. और इक्वेटर के पैरेलल जो लाइनें रनिंग करती हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं. इनको दूसरी भाषा में हम पैरेलल्स भी कहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल्स लाइन होती हैं. आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि वो सेंटर में जो रेड कलर की लाइन दिख रही है दैट इज़ इक्वेटर, और उसके ऊपर जो लाइनें हैं वो लैटिट्यूड हैं, और उसके साउथ में भी जो लाइनें हैं वो भी लैटिट्यूड हैं. और इनकी साथ में आप डिग्रीज देख रहे हैं. इक्वेटर को हमने 0 डिग्री माना है और जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो डिग्रीज बढ़ रही हैं, और जैसे ही हम इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ वाली साइड जा रहे हैं तब भी डिग्रीज इंक्रीज़ हो रही हैं. तो लैटिट्यूड जो है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है किसी प्लेस के क्लाइमेट को डिसाइड करने का. और अब यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की मैं आप अगर बात करूँ, जैसे इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में दो मेन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में, जिसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. इनके बीच में सन रेज कभी ना कभी वर्टिकल ज़रूर रहती हैं, और इसके बियॉन्ड 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इनके ऊपर जहाँ 23.5 डिग्री साउथ के नीचे कभी भी सन रेज वर्टिकल ओवर द हेड नहीं होती. दैट मीन्स कि अगर वो सन रेज की किस एंगल से वो हमारे यहाँ अर्थ के ऊपर अपनी रोशनी दे रही हैं, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है क्लाइमेट को डिसाइड करने का. तो आगे चलते हैं हम. अभी यहाँ आप लैटिट्यूड के हिसाब से अपने देश भारत की लोकेशन आप देख पा रहे हैं. इक्वेटर से हम थोड़ा ऊपर हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के लगभग सेंटर से पास कर रही है, और हमारे भारत का लगभग आधा पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है और आधा नॉर्थ में. इसका मतलब लगभग हमारे भारत में हर टाइप का क्लाइमेट देखा जा सकता है. यहाँ हम गर्मी भी देखेंगे, यहाँ हम बाकी सीजन्स भी एक्सपीरियंस करेंगे, और हमारे भारत की लोकेशन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इक्वेटर के ऊपर वाली साइड. इसको आगे हम डिस्कस करते हैं. एज लैटिट्यूड इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी डिक्रीजेज. जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहे हैं, 0 से हम ऊपर जा रहे हैं या 0 से हम नीचे जा रहे हैं, इक्वेटर से ऊपर या नीचे, नॉर्थ में या साउथ में, तो इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड. इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो भी अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड जो है वो वेरी करता है.
अगर हम इंडियन कंटेस्ट में देखें, इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ये हमने देखा पीछे एक पिक्चर में भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के सेंटर से पास कर रही है, फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात इन द वेस्ट गुजरात टू मिजोरम इन द ईस्ट। Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो एरिया है और इक्वेटर के ऊपर जो है उस बीच वाले एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, और वहाँ का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। एंड ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स, वो सब ट्रॉपिक्स में आएगा। देयरफॉर India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate। तो हम कह सकते हैं कि भारत का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल भी है और उसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है। अब इस स्लाइड में आप अर्थ की मेजर क्लाइमेटिक जोन्स देख रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इक्वेटर के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, उसको हम ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। और उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अप टू 66.5 डिग्री तक, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया वहाँ टेम्परेट जोन है, वहाँ टेम्परेट क्लाइमेट होता है। और 66.5 डिग्री बियॉन्ड जो है वो पोलर क्लाइमेट्स वहाँ पे होते हैं। तो इस टाइप ये एक पिक्चर में हमें दिखाने का मैंने प्रयास किया हुआ है। यहाँ लैटिट्यूड के हिसाब से हमने अर्थ को लगभग 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया है। टॉरेड जोन बिटवीन द ट्रॉपिक्स, फिर टेम्परेट जोन नॉर्थ में भी और साउथ में भी, एंड नॉर्दर्न पोल का जो एरिया है वहाँ उसको हम नॉर्थ फ्रीज्ड जोन, और साउथ पोल वाले एरिया को साउथ फ्रीज्ड जोन। अब अगर हम हाईलैंड की बात करें, इन जनरल हाईलैंड क्लाइमेट आर कूलर एंड वेटर देन नियर बाई एरियाज एट लोअर एलिवेशंस। जो हायर एरिया होते हैं वो हमेशा कूलर ही होंगे और बेटर होंगे देन द नियर बाई लोअर एलिवेशन। लोअर एलिवेशन के कंपैरिजन में हाईलैंड जो है वो कूल होते हैं। अभी यहाँ जो स्लाइड आप देख रहे हो इसमें भारत का मैप है, और ऊपर जो माउंटेन्स दिख रहे हैं दीज आर द हिमालयन माउंटेन्स। जैसे हमने कहा कि हिमालयाज जो है वो एक मेजर फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं, और हिमालयाज आर एक्ट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ से कोल्ड वेव्स आती हैं उनको जो इंडिया में आने से रोकते हैं, और जहाँ से नीचे साउथ ईस्ट से जो मानसून विंड आती हैं उनको भी रोककर हमारे इंडिया में बारिशें करते हैं। अगर बीच में ये क्लाइमेटिक बैरियर हिमालयाज नहीं होते तो कोल्ड वेव्स पूरे इंडिया में आती, और दूसरी तरफ मानसून विंड्स जो हैं उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल पाती और बारिशें हमारे देश में कम होती अगर हिमालयाज नहीं होते तो। सो वी कैन से दैट Himalayas plays a very important role in deciding the climate of India। अब हम रिलीफ फीचर्स की अगर हम बात करें तो रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। हाई माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर, जैसे अभी हमने बात की, फॉर कोल्ड एंड हार्ड विंड्स। दे मे आल्सो cause precipitations if they are high enough and lie in the path of the rain bearing winds। हिमालयाज रेन बेयरिंग विंड्स के पाथ में आते हैं और इसी वजह से हमारे यहाँ अच्छी बारिशें होती हैं, चाहे हिमालयाज हों चाहे वेस्टर्न घाट्स की बात करें हम। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन रिलेटिवली ड्राई। अभी यहाँ पिक्चर में आप वेस्टर्न घाट्स की एग्जांपल देख रहे हो कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में अच्छी बारिशें होती हैं, मानसून अच्छी वहाँ बारिश करती है, और उसके दूसरी तरफ लीवर्ड साइड में रेनफॉल कम होता है। इस स्लाइड में जहाँ हम इसको हम रेन शेडो इफेक्ट कहते हैं वो बड़े क्लियरली दिखाया हुआ है। जहाँ रेन वेयरिंग हवाएं आ रही हैं वो विंडवर्ड साइड हो गई और वो उस तरफ बारिश करती हैं, और जो दूसरी तरफ जब वो निकल के जाती हैं वो लीवर्ड साइड है, वहाँ एयर जो है वो वार्म और ड्राई होती है, और जहाँ जिस तरफ बारिश होती है वहाँ कूल और वेट एयर होती है। इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड वाले एरिया में जाते हैं, हायर आल्टीट्यूड में जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है, और जिस रेट से ये डिक्रीज़ होता है उसको हम इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहते हैं। एज एलिवेशन इंक्रीजेज द एयर गेट्स कूलर बिकॉज ऑफ द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग। और जिस रेट से ये डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर, वो रेट क्या है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसको हम लैप्स रेट हमने कहा। जैसे ही हम लो आल्टीट्यूड से हायर आल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं,
अगर इस फैक्टर को अगर हम देखें, आगरा और दार्जिलिंग लगभग अलग अलग लैटिट्यूड्स पे हैं, बट आल्टीट्यूड के हिसाब से उनके आल्टीट्यूड भी अलग है। आगरा थोड़ा डाउन में है, दार्जिलिंग हाइट पे है। उस हिसाब से आगरा में जनवरी का टेम्परेचर जो है वो 16 डिग्री के आसपास का है और दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस का है। कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जिनमें वाटर बॉडीज़ हैं। लार्ज वाटर बॉडीज़ such as lakes and oceans have an important effect on the temperature of an area because the temperature of the water body influences the temperature of the air above it. Atmospheric circulations जो रहती हैं, global winds are another factors that influences climate because they distribute heat and moisture around the earth. बात करते हैं हम ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंजेस, जिसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल वार्मिंग ऑफ बोथ अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस फ्रॉम सोलर रेडिएशन बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय द एटमॉस्फेयर। दूसरा ग्लोबल वार्मिंग है, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबल टेम्परेचर हैव इंक्रीज्ड। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेशर और सरफेस विंड्स का क्लाइमेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न एंड द क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्नड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक, जिनमें प्रेशर और सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये हमारे देश के क्लाइमेट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। एज वी नो, इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड रीजन. दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. दे ब्लो साउथ एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कॉर्लियस फोर्स एंड मूव टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया. अब आप यहाँ स्क्रीन पर सरफेस विंड्स देख पा रहे हो, जिनमें मेन जो हमारे देश को प्रभावित करती हैं उनमें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। एयर मासेस की अगर हम बात करें, एयर मासेस सर्कुलेट ग्लोबली. एट द इक्वेटर द टेम्परेचर आर रिलेटिवली हाई. लैंड एंड वाटर मासेस हीट अप. टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, लैंड और वाटर मासेस हीट अप होते हैं एंड एज ए रिजल्ट दीज वार्म्स द एयर अबव दैम. एयर हीटेड एट द इक्वेटोरियल रीजन rises to the top of the atmosphere and more air rising beneath it forces the air mass to spread north and south towards the pole. यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो हाई प्रेशर इन विंटर एंड लो प्रेशर इन समर. हाई प्रेशर ग्रीन में और लो प्रेशर एरिया इन समर जो है वो पिंक में दिखाया हुआ है. अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो एक और फैक्टर जिसको हम डिस्टेंस फ्रॉम सी कहते हैं. Coastal areas have equable climate whereas interior parts have extreme climate. अब हम बात करते हैं अपर एयर सर्कुलेशन मतलब जेट स्ट्रीम्स की. तो सबसे पहले जेट स्ट्रीम को समझें कि जेट स्ट्रीम क्या है. जेट स्ट्रीम को हम कह सकते हैं दीज आर द रिवर्स फ्लोइंग इन द रिवर ऑफ विंड्स फ्लोइंग इन द अपर एटमॉस्फेयर. दीज आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई आल्टीट्यूड्स वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर. देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर in summer to about 184 km per hour in winter. Many jet streams have been identified. The most constant are the mid latitudes and the subtropical jet streams. यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो जेट स्ट्रीम की पोजीशन क्या रहती है विंटर में, वो लगभग इस एरिया में जो रेड लाइंस में दिख रहा है, इस एरिया में जो ये फ्लो करती हैं, जिनकी वजह से हमारे इंडिया का भी जो क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है. Jet streams that are located at 27 degree to 30 degree north latitudes are known as subtropical westerly jet streams. In summer, the subtropical westerly jet streams move north of the Himalayas with the apparent movement of the sun, and easterly jet streams called the tropical easterly jet streams blows over Peninsula India approximately over 14 degree north during the summer. अब आप पिक्चर में देख पा रहे हो जेट स्ट्रीम इन समर. समर्स में जेट स्ट्रीम की क्या पोजीशन होती है. समर में देखें कुछ जेट स्ट्रीम ऊपर वाली साइड चले गई हैं और कुछ जेट स्ट्रीम जो है वो इंडिया के नीचे वाले पार्ट में आ गई हैं और इनकी वजह से भी क्लाइमेट जो है वो प्रभावित होता है. अगर हम बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, तो द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना
of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. Mediterranean region से ये चलता है और दे यूजली इन्फ्लुएंसेस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जिनकी वजह से लगभग कई कई दिन सर्दियों में बारिश होती है। अब और हम तब कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये बारिशें हो रही हैं। द ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर and are part of the easterly flow. These disturbances affect the coastal region of the country. Thus, very often, the coast of Odisha and Andhra Pradesh are affected by those disasters. जैसे अभी हमने बात की कि द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो हैं एक वेदर फिनोमिना है और विंटर मंथ्स में ये आता है वेस्टर्ली फ्लो के साथ। कहाँ से? मेडिटेरेनियन रीजन से। दे यूजली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। मैप पे आप देख पा रहे हैं। बात करते हैं हम एक और फैक्टर की, जो है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है? दीज आर द रिवर ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन द ओशन। दे आर ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी, विंड एंड अर्थ रोटेशंस। करंट क्या है? द सिस्टमेटिक पैटर्न्स ऑफ वाटर मूवमेंट। और गीजर क्या है? टू ग्रेट सर्कुलर वाटर मोशंस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन करंट्स हैं वो क्लॉकवाइज मूव करती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। Trade winds push warm water surface water westwards at the equator. As the water encounter the continents, they split into north and south flowing currents along the eastern coast, जिनको नाम दे दिया गया forming north and south geysers. और अब आप स्लाइड में देख रहे हैं जो मेजर करंट्स हैं पूरे ग्लोब के ऊपर जो मूव करती हैं, जो ब्लू लाइन में दिखाई हुई हैं ब्लू एरो के साथ, दे आर द कोल्ड करंट्स, और रेड से जो है वार्म करंट। ये मेजर सर्कुलेशन जो रहता है करंट्स का वो दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं हम इंडियन मानसून की। जैसा कि हम जानते हैं कि मानसून का मतलब है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स हैं तो बेसिकली विंड्स होती क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो विंड्स का ओरिजिन होता है बेसिकली, विंड बेसिकली क्या है? व्हेन एयर स्टार्ट मूविंग इट इज़ कॉल्ड विंड। एयर क्या है? Air is just a mixture of gases, but when this mixture of gases start moving, it becomes wind. और ऐसी ही एक विंड है मॉनसून, जिसको जो सीजन्स के हिसाब से चलती है, और मॉनसून को हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। द सेलर हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मॉनसून्स। They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ship at the mercy of winds. क्योंकि पुराने टाइम में जो शिप चलते थे वो तो विंड्स के ऊपर ही उनका सारा था। विंड आएगी, किस डायरेक्शन से आएगी, कहाँ जाएगी, उसी हिसाब से उनका शिप चलेगा। The Arabs who had also came to India as traders named this seasonal reversal of wind system monsoon. तो मानसून जो वर्ड मौसम करके वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, वहीं से ये वर्ड की शुरुआत हुई और आज उसको हम मानसून कहते हैं। मानसून मीन्स सीजनल विंड्स। अब इसको अगर हमने पहले स्मॉल स्केल पे समझ लें कि विंड्स समुंदर से ज़मीन की तरफ क्यों आती हैं और ज़मीन से वापस समुंदर की तरफ क्यों जाती हैं, तो इनको समझने के लिए हमें एक छोटा सा फिनोमिना समझना है लैंड एंड सी ब्रीजेस का। अगर हमें लैंड और सी ब्रीज समझ आ गई तो हम मानसून को आराम से समझ पाएंगे। जैसे कि लैंड और सी ब्रीज की बात अगर हम करें, लैंड और समुंदर का पानी, वाटर, ये दोनों जो हीट होते हैं सनलाइट से, सूरज की रोशनी से, इन दोनों का हीट अप होने का तरीका अलग अलग से है। जैसे लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। पानी के ऊपर वही रोशनी पानी के ऊपर भी पड़ रही है, सोलर रेडिएशन वहीं पे पानी पे भी वही पड़ रही है, लैंड के ऊपर भी वही पड़ रही हैं, बट पानी के अंदर वो डीप पेनिट्रेट कर जाती हैं और अंदर से उसका हीटिंग होना शुरू होता है और पानी वाटर बॉडी को हीट अप होने में समय लगता है और लैंड मास जो है वो जल्दी हीट अप होता है। अब लैंड मास जल्दी हीट हो गया और एडजॉइनिंग जो वाटर बॉडीज़ हैं वो स्लोली हीट अप हो रही हैं। जहाँ जल्दी हीट अप हो गया तो वहाँ जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वहाँ प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। एज़ कम्पेयर टू वाटर बॉडीज़ में जहाँ टेम्परेचर कम है तो वहाँ प्रेशर हाई है। तो विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो जब लैंड के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर हाई है, एज़ कम्पेयर टू वाटर वहाँ टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई है।
तो विंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, मतलब समुंदर से हवाएं ज़मीन की तरफ आना शुरू करेंगी, लैंड की तरफ आना शुरू करेंगी। जब वो समुंदर से लैंड की तरफ आ रही हैं तो उसको सी ब्रीज कहेंगे। ड्यूरिंग नाइट टाइम ये फिनोमिना जो है वो रिवर्स हो जाएगा और विंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लैंड टू सी, देन वी कॉल इट लैंड ब्रीजेस, क्योंकि वो हाई प्रेशर एरिया जो था वो लैंड पे डेवलप हो गया नाइट टाइम में, और लो प्रेशर जो था वो वाटर बॉडीज़ में डेवलप हो गया। तो हवाओं ने ज़मीन से समुंदर की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो ये तो हो गया लैंड एंड सी ब्रीज जो डेली बेसिस पे चलती हैं। और अगर हम इसी लैंड और सी ब्रीज का ही अगर लार्ज स्केल पे देखें तो वो मानसून्स हैं। मानसून्स आर नथिंग, इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस ऑन ए लार्ज स्केल। यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो ब्लू एरिया दिखाया हुआ है वहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, साथ में ही उसके नीचे हाई प्रेशर भी दिखाया हुआ है, दोनों साथ साथ। वो दोनों डिफरेंट सीजन में होता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है गर्मियों में, जब अप्रैल मई में जब ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन हीट अप होते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर लो हो जाता है, तो आसपास की हवाएं उस लो प्रेशर एरिया की तरफ आना शुरू कर देती हैं, और वो हवाएं जो हैं वो समुंदर से भी यहाँ इस तरफ आना शुरू होती हैं, और यही मानसून, यही हवाएं आगे जाके इनको हम मानसून का नाम देते हैं। और यही फिनोमिना जब सर्दियाँ आती हैं सितंबर अक्टूबर में शुरुआत होती है, तो इस एरिया में लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर एरिया बनना शुरू हो जाता है, और ऑटोमेटिकली हवाओं का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, जिसको हम रिवर्सल ऑफ मानसून कहते हैं। इन दोनों को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। हाई प्रेशर क्यों बनता है, लो प्रेशर क्यों बनता है, और विंड्स एडवांस कैसे होती हैं और रिवर्स कैसे होती हैं, इनको पूरे को हम डिस्कस करेंगे आगे। और साथ में इनके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं मानसून्स को लेकर के, कौन कौन से फैक्टर हैं, इसको भी हम डिस्कस करके फिर आगे हम चलेंगे। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने वेदर और क्लाइमेट को समझा, इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों को अच्छी तरह से डिफाइन किया। उसके बाद हमने वो फैक्टर्स डिस्कस किए जो किसी पर्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, जिनमें लैटिट्यूड को हमने स्टडी किया, आल्टीट्यूड को स्टडी किया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी को देखा हमने, कोई फिजिकल बैरियर हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, उनके हिसाब से हमने देखा। विंड और सरफेस विंड और अपर एयर सर्कुलेशन, उसका क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर, उन सबको हमने डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस किया। और साथ में हमने ये भी समझा, मान के चलिए अगर एक पर्टिकुलर एक फैक्टर नहीं होता जो क्लाइमेट को डिसाइड करता है। जैसे अगर हम आल्टीट्यूड की बात करें तो अगर हम जैसे जैसे हाइट पे चलते हैं, लो एलिवेशन से हायर एलिवेशन पे जाते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और वो एक पर्टिकुलर रेट पे डिक्रीज होता है जिसको हमने नाम दिया इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। और वो रेट क्या होता है, वो होता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर अगर हम डाउन से ऊपर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। मान के चलिए कहीं हम 2000 मीटर पर हैं तो उसका टेम्परेचर और 3000 मीटर की हाइट का टेम्परेचर जो होगा वो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। वो तो होता है, आल्टीट्यूड जाने के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता है, बट सिर्फ आल्टीट्यूड डिसाइड नहीं करता वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, उसके साथ साथ लैटिट्यूड भी डिसाइड करेगा टेम्परेचर कैसा होगा। जैसे हमारा इंडिया जो है वो लगभग हम इक्वेटर के ऊपर हैं, और ट्रॉपिकल में कुछ एरिया हमारा आता है और कुछ हम ट्रॉपिकल के ऊपर भी हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के मिड से पास होकर जाती है। तो हमारा इंडिया का क्लाइमेट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट और दूसरा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इंडिया में तो लगभग सभी टाइप के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया के फीचर्स ही कुछ ऐसे हैं। जैसे हमने हिमालय को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये पाया कि हिमालय की वजह से कोल्ड विंड जो ऊपर से नॉर्थ से आती हैं वो उनको नहीं आने देता, और जो रेन बेयरिंग विंड्स नीचे साउथ से आती हैं उनको वो रोकता है, और हमारे इंडिया में बारिश होती है उनकी वजह से। ऐसे जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि किसी एरिया का क्लाइमेट कैसा होगा। हमने बात की वेस्टर्न घाट्स की, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट की तरफ से जब मानसून आती हैं तो उस एरिया में काफ़ी बारिश होती है, और उसके लीवर्ड साइड अगर हम देखें वेस्टर्न घाट की तो वहाँ बारिशें नहीं होती हैं, लगभग ड्रॉट रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बीच में माउंटेन आ गया। तो माउंटेन और ऐसे बहुत सारे रिलीफ फीचर जो रहते हैं वो क्लाइमेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कहाँ किसी एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए। तो आज हम इतने रखेंगे, क्लाइमेट पार्ट 2 में जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम क्लियर करेंगे। अभी तक इतना ही।